हेलो पापा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मेरी लाडो, तू कैसी है? ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। पता है पापा, मैंने ना अभी ऑनलाइन एक बहुत ही प्यारी सी बनारसी साड़ी देखी है, पिंक कलर की। अरे वाह, तो मंगवा ले बेटा। हाँ पापा, मन तो मेरा भी है पर मेरे अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है। आप ऐसा करो ना, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आप पेमेंट कर दो ना। अच्छा ठीक है, तुम लिंक भेज दो, मैं अभी पेमेंट करता हूँ। थैंक यू पापा। ऐसा कहकर अंजलि ने फोन रखा और मनीष जी को लिंक भेज दिया। सुलोचना जी अंजलि के दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख और सुन रही थी। अंजलि की ये हरकत उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अंजलि के पास आकर कहा, अंजलि बेटा, साड़ी के लिए रवि से कह देती, वो शाम को ऑफिस से आकर ऑर्डर कर देता। पापा को क्यों तकलीफ थी? अरे मम्मी जी, उसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो बचपन से अपनी सारी शॉपिंग पापा से ही करवाती हूँ ना। उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो मेरी पसंद की चीजें दिलाकर बहुत खुश होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। सुलोचना जी ने अंजलि से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में ये बात खटक सी गई कि बहू अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अब भी मायके वालों की तरफ देख रही है। अगले दिन शाम को सुलोचना जी और अंजलि हॉल में टीवी देख रहे थे, तभी अंजलि ने कहा, ओफो, आज मौसम कितना अच्छा है ना। मम्मी जी, मेरा ना कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। बता बेटा, क्या खाएगी? गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं, चल, या फिर तेरे लिए पोहे बना दूं? ना मम्मी जी, वो सब नहीं, ये पकौड़े वगैरह ना मेरा बनाने का ना मन है ना खाने का। मेरा वो चिली कैफे वाले मोमोज खाने का मन कर रहा है। 1 मिनट रुकिए। अरे अंजलि बेटा, पर मेरी बात तो सुन। सुलोचना जी अंजलि को समझाना चाहती थी, पर अंजलि कहाँ सुनने वाली थी। उसने सुलोचना जी की बात बीच में ही काट कर अपने भैया विशाल को फोन लगा भी दिया। हेलो विशाल भैया, कहाँ हो? मैं तो ऑफिस से निकला हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। तू बता अंजलि, कोई काम था क्या? वो भैया, मुझे ना मोमोज की क्रेविंग हो रही है। आप जल्दी से मेरे ससुराल वाले एड्रेस पर चिली कैफे से 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर कर दो ना। बस इतनी सी बात? अच्छा तू वेट कर, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। आधे घंटे में तेरे पास पहुंच जाएंगे तेरे मोमोज। ओके भैया, बाय। ऐसा कहकर अंजलि ने फोन रख दिया। अरे ये क्या कर रही है? खाने पीने की चीजों के लिए विशाल को क्यों फोन करती है? मैं रवि को फोन कर देती हूँ, वो आते हुए ले आएगा। मम्मी जी, रवि को आने में टाइम लगेगा और भैया को कौन सी तकलीफ है, वो तो मेरा अपना भाई है। लीजिए। बात करते करते ऑर्डर हो भी गया। अंजलि खुशी से दौड़ते हुए दरवाजे के पास गई। डिलीवरी बॉय ने अंजलि के हाथ में पार्सल दिया और चला गया। अंजलि ने पैकेट खोला और प्लेट में मोमोज सजाकर सुलोचना जी के पास ले आई। ये लीजिए मम्मी जी, आप भी खाइए, बहुत टेस्टी है। भैया ने हम सबके लिए भिजवाया है, खाइए ना। मुझे नहीं खाना ये सब, तुम खाओ। सुलोचना जी मोमोज की प्लेट को धीरे से टेबल पर रख देती है। अंजलि, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये तुम्हारा अपना घर है बेटा। छोटी मोटी चीजें या खाने पीने का मन हो तो तुम मुझसे कहो या रवि से कहो। ऐसे हर छोटी बात पर मायके से पैसे खर्च करवाना, वहां से चीजें मंगवाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता मम्मी जी? मैंने तो सिर्फ मोमोज मंगवाया है, तो क्या हो गया? अगर मैं इस घर की बहू हो गई तो क्या मैं उस घर की बेटी नहीं रही? अंजलि बेटा, तुम हमेशा बेटी रहोगी, पर अब तुम यहाँ की बहू भी हो और यहाँ की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम हर चीज मायके से ही मंगवाओगे तो हमें लगेगा कि हम तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। ओहो मम्मी जी, आप लोग भी ना फालतू में इतना सोचते हैं। पापा और भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे मांगने से। वो तो कमाते ही मेरे लिए हैं। आप ना बिल्कुल बुरा मत मानिए। अरे अंजलि, अक्ल क्या मायके ही छोड़कर आई हो? कुछ समझा रही हो, ऊपर तुम समझना ही नहीं चाहती। मम्मी जी, मेरा बहुत सारा सामान मायके में है, मैं तो बहुत कुछ छोड़कर आई हूँ वहाँ। आप लीजिए ना, एक मोमोज खाइए, सच में बहुत टेस्टी है। और हाँ, अगर आपको कुछ भी मंगवाना हो तो बेझिझक मुझे बता दीजिए, मैं भैया से कह दूंगी, वो तुरंत भिजवा देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का? इसे तो बस मायके के पैसों पर ऐश करनी है, हमारी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। सुलोचना जी अंजलि के बर्ताव से परेशान थी। रात को जब रवि ऑफिस से आया तब सुलोचना जी ने उसे सारी बात बता दी। खाना खाने के बाद रवि अपने कमरे में गया और अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रवि, बोलिए ना, क्या बात है? अंजलि, माँ मुझे बता रही थी कि कल तुमने अपने पापा से कहकर बनारसी साड़ी मंगवाई थी और आज शाम को विशाल से मोमोज ऑर्डर करवाया, क्या ये सच है? हाँ तो, अरे मुझे साड़ी पसंद आ गई थी और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे और शाम को मुझे भूख लग रही थी तो मैंने भैया को बोल दिया। इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई जो मम्मी जी ने आपको भी बता दी है? बात बहुत बड़ी है अंजलि, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करना मेरी और मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब तुम हर चीज के लिए अपने मायके वालों से पैसे मांगती हो तो क्या तुमने सोचा है कि मुझे और मेरे परिवार को कैसा महसूस होता होगा? कैसा महसूस होता है? बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरे पापा और भैया आप लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे। इसे बोझ नहीं कहते अंजलि, इसे स्वाभिमान कहते हैं। जब मेरे ससुराल वाले तुम्हारी हर छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी पत्नी का खर्चा उठाने के काबिल ही नहीं हूँ।
आप लोग हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? अरे वो मेरे अपने हैं, मैंने बचपन से लेकर आज तक उनसे ही सब मांगा है। तब तो आप लोग नहीं आए थे बोलने कि तुम बड़ी होकर हमारे घर की बहू बनोगी, इसलिए अपने मायके वालों से कुछ मत लेना। तो अचानक से क्यों ना मांगू? अरे पागल, कैसे समझाऊं तुम्हें? बेटी हो तुम उनकी, पर वो अब तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें हमारे हिसाब से चलना सीखना होगा अंजलि। मुझे नहीं पता था कि इस घर में मुझे मेरी फैमिली से दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मेरे पापा और भैया मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे चीजें मांगना नहीं छोड़ सकती। गुड नाइट। अंजलि गुस्से में चादर ओढ़कर सो गई। कुछ दिनों बाद रवि के घर पर एक छोटी सी पूजा थी, जिसमें उनके कुछ खास रिश्तेदार आने वाले थे। सुबह में अंजलि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने अपनी नई साड़ी पहन ली थी, पर वो अपने गहनों के डिब्बे को लेकर कुछ परेशान लग रही थी। रवि देखिए ना, इस साड़ी के साथ मैचिंग पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छा सा कुंदन का सेट नहीं है और मेरी पुरानी ज्वेलरी इस साड़ी पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अंजलि तुम तो ऐसी ही बहुत सुंदर लग रही हो। अभी जो सेट है वो पहन लो। ना रवि, मुझे कुंदन का ही सेट चाहिए। सब लोग आएंगे, क्या कहेंगे? आप मुझे अभी वो वाला सेट ऑर्डर कर दीजिए ना, जो मैंने आपको कल ऑनलाइन नहीं दिखाया था। अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी इस महीने में पूजा में काफी खर्चा हो गया है। अगले हफ्ते मेरी सैलरी आ जाएगी, तब मैं पक्का तुम्हें वो सेट दिलवा दूंगा। प्लीज आज के लिए मैनेज कर लो। लेकिन मुझे तो आज ही पहनना है। आप नहीं दिलवा रहे, कोई बात नहीं, मैं खुद अरेंज कर लूंगी। रवि जब कमरे से बाहर गया, तब अंजलि ने तुरंत अपने भाई विशाल को फोन लगाया और रोनी सी आवाज बनाकर कहा कि उसे पूजा में पहनने के लिए एक ज्वेलरी सेट चाहिए। विशाल ने तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करके वो सेट अंजलि के घर डिलीवर करवा दिया। पूजा के समय जब रिश्तेदार घर आए, तो अंजलि वही नया कुंदन का सेट पहनकर हॉल में आई। अरे वाह अंजलि, क्या बात है, साड़ी तो अच्छी है ही, ये कुंदन का सेट बहुत जच रहा है तुम पर। रवि ने दिलवाया क्या? नहीं बुआ जी, रवि ने कहाँ दिलवाया, वो तो बड़ी ही कंजूस है। ये तो मेरे विशाल भैया ने मुझे अभी अभी भिजवाया है। भैया को पता चला मेरे पास इस साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत मुझे ये सेट गिफ्ट कर दिया। मेरे भैया और पापा ना मेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देते। अंजलि ने तो ये बात शान से कही थी, लेकिन पास ही खड़े रवि और सुलोचना जी का सिर शर्म से झुक गया। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। विमला ने सुलोचना जी और रमाकांत जी से कहा, हाय सुलोचना भाभी, आपकी बहू तो अभी तक मायके की ही गुण गा रही है। लगता है वो यहाँ खुश नहीं है और रवि एक सेट तक नहीं दिलवा सकता उससे। हाय, उस बेचारी को बार बार अपने मायके वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। भाभी ये ठीक नहीं है। अरे नहीं दीदी, हम तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ये तो बस भाई बहन का प्यार है। अब हम इसके बीच में क्या ही कर सकते हैं। भाई ने भेज दिया तो क्या हो गया। अरे भाभी, भाई ने भेज दिया ये तो ठीक है, पर अंजलि पूरे खानदान के सामने ऐसे गा गा कर बता रही है जैसे ससुराल वालों के पास तो उसे पहनाने के लिए कुछ है ही नहीं। भैया बुरा मत मानिएगा, पर लोग तो यही कहेंगे ना कि रवि इतना भी नहीं कमाता कि अपनी बीवी का शौक पूरा कर सके, जो उसे मायके से गहने मंगवाने पड़ रहे हैं। विमला बुआ का ये ताना रमाकांत जी के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। मेहमानों के जाने के बाद रमाकांत जी गुस्से में हॉल के सोफे पर बैठ गए। सुलोचना जी भी उनके पास ही खड़ी थी। सुलोचना, क्या यही दिन देखने के लिए हमने अपने बेटे की शादी की थी? आज विमला दीदी जो कह कर गई है, कल पूरा समाज यही कहेगा। शांत हो जाइए जी, वो अभी ना समझे, मैं समझाऊंगी उसे। अरे क्या समझाओगी तुम उसे? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। ये लड़की अपने बचपन में हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अगर उसके मायके वालों को इतना ही शौक है अपनी दौलत दिखाने का, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में क्यों की? मुझे मेरे घर में ये मायके का दिखावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रवि भी दूर खड़ा सुन रहा था। उसे आज पहली बार अपनी पत्नी की वजह से अपने पिता का अपमान देखना पड़ा था। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन दोपहर में अंजलि अपने कमरे में मनीष जी से फोन पर बात कर रही थी। रवि और सुलोचना जी हॉल में बैठे हुए थे और अंजलि की आवाज बाहर तक आ रही थी। नहीं पापा, मुझे वो वाला फोन नहीं चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास लेटेस्ट आईफोन है। मेरा ये पुराना फोन ना बहुत हैंग करता है। अब मुझे अभी पैसे ट्रांसफर करो, मैं शाम को जाकर नया फोन ले लूंगी। बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तूने इतना महंगा सेट लिया है, नया फोन अगले महीने ले लेना। रवि जैसे भी पूछ ले एक बार। अरे पापा, रवि से बोलूंगी ना तो वो यही कहेंगे बजट नहीं है, ये है वो है, इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है। आप उनको बीच में मत लाइए, आप मुझे बस पैसे भेज दो। अंजलि की ये बातें सुनकर रवि के बर्दाश्त की हद टूट गई। वो तेज कदमों से कमरे के अंदर गया और उसने गुस्से में अंजलि के हाथ से फोन छीन लिया। हेलो पापा जी, अंजलि को किसी नए फोन की जरूरत नहीं है और आगे से आप उसे कोई पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। रवि ने गुस्से में फोन कट कर दिया। रवि, क्या बदतमीजी है ये? मेरे पापा का फोन क्यों काटा? और आप होते कौन हो मुझे मेरे पापा से कुछ भी मांगने से रोकने वाले?
मैं तुम्हारा पति हूँ और इस घर का बेटा हूँ, जिसकी इज्जत तुमने सरेआम नीलाम कर रखी है। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रही हो अंजलि। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक फोन ही तो मांगा है। तुमने फोन नहीं मांगा, तुमने हमेशा हमें यह एहसास दिलाया है कि हम तुम्हारी हैसियत की बराबर नहीं है। तुमने आज तक इस घर को, मुझे या मेरे घर वालों को अपना माना ही नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका और उनका पैसा ही सब कुछ है। तो ठीक है, अगर तुम्हें मायके के पैसों पर ऐश ही करनी है तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? वहीं जाकर रहो ना। हाँ, आप मुझे घर से जाने को कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो लड़की ससुराल को अपना नहीं सकती उसे यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं है। रवि गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक नया फोन मांगने पर इतनी बड़ी बात कैसे होगी। रवि की बातों ने अंजलि के नासमझ दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। उसे सिर्फ इतना समझ में आया कि उसके पति ने उसे घर से जाने को कह दिया है। फिर क्या था, वो रोते हुए उठी, अपना एक बैग पैक किया और निकल गई। कुछ ही देर बाद अंजलि रोते हुए अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी थी। अंजलि को इस हालत में देखकर घर में हड़कंप मच गया। मम्मी, मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। अंजलि क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है? और ये बैग, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या बहना? लाडो अंदर आजा, शांत हो जा, पहले पानी पी और बता बात क्या है। रवि कहाँ है? पापा, रवि ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी की, मेरा फोन छीन लिया और मुझ पर चिल्लाया। कह रहे थे अगर मायके के पैसों पर ऐश करनी है तो वहीं जाकर रो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर चिल्लाने की? मैं अभी फोन लगाता हूँ उस रवि को। रुक जा विशाल, एक तरफा बात सुनकर फैसला नहीं करते। अंजलि, मुझे पूरी बात बता, बात शुरू कहाँ से हुई थी? पापा, मैंने क्या किया? मैंने बस आपको फोन करके कहा था मुझे नया फोन चाहिए, आप पैसे भेज दो। उन्होंने ये सुन लिया और आकर मेरा फोन काट दिया। बोलने लगे मैं उनकी इज्जत नीलाम कर रही हूँ। अब आप ही बताइए पापा, अगर मैंने आपसे एक फोन मांग लिया तो इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? अंजलि की बात सुनकर उनके चेहरे की चिंता अब एक गहरी सोच में बदल गई। लेकिन विशाल अभी भी गुस्से में था। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने अंजलि को एक फोन मांगने पर घर से निकाल दिया और अब चुप बैठे। चुप मैं नहीं बैठा हूँ विशाल, चुप तुम्हें रहना चाहिए, क्योंकि गलती रवि की नहीं, हमारी इस लाडली की है। पापा, आप उन्हें सही कह रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और आप। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी है, लेकिन अब तू किसी के घर की बहू भी तो है। अंजलि, मुझे सच सच बता अंजलि, क्या तेरे इस तरह हमसे मांगने पर पहले भी उन्होंने रोका था? वो तो हर बार मुझे टोकते थे। उस दिन पूजा वाले दिन मैंने भैया से कुंदन का सेट मंगवाया तो उन लोगों ने डांटा था। और तूने ये सब रवि से क्यों नहीं मांगा? रवि कह रहे थे अगले महीने सैलरी आने पर दिला देंगे, पर मुझे तो तभी चाहिए था ना पापा, तो मैंने आपसे मांग लिया। इसमें मैंने ससुराल वालों की कौन सी इज्जत नीलाम कर दी? तूने इज्जत नीलाम ही तो की है अंजलि। बेटा, हमने तुझे लाड़ प्यार से पाला, तेरी हर जिद पूरी की क्योंकि वो हमारा प्यार था। लेकिन शादी के बाद तेरा पहला घर तेरा ससुराल है। जब एक पत्नी अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पति को छोड़कर अपने मायके वालों के सामने हाथ फैलाती है, तो वो अपने पति के स्वाभिमान को कुचल रही होती है। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने यही किया है। तूने अपने ससुराल वालों को यह एहसास दिलाया कि उनका बेटा तेरी जरूरतें पूरी करने के लायक नहीं है। एक पति अपनी पत्नी की हर खुशी पूरी करना चाहता है, पर उसकी भी एक हैसियत होती है। तुझे उसके हिसाब से चलना सीखना चाहिए था, ना कि हमारे पैसों की धौंस वहां जाकर दिखानी चाहिए थी। अंजलि अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे लग रहा था कि उसके पापा उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मनीष जी ने अब अंजलि को उसी की भाषा में समझाने का फैसला किया। अंजलि, एक बात का जवाब दे। कल को तेरे भैया विशाल की शादी होगी, इस घर में एक बहू आएगी। हाँ तो सोच, अगर वो लड़की शादी के बाद हर छोटी चीज के लिए अपने मायके वालों को फोन करे, खाने से लेकर पहनने तक का हर सामान उसका भाई या पति भिजवाए, तो फिर किसी दिन हमारे घर में कोई फंक्शन हो, जब हमारे सारे रिश्तेदार बैठे हो, और वो लड़की सबके सामने सीना तान कर कहे मेरे पति विशाल की क्या औकात कि मुझे ये गहने दिलाए, ये तो मेरे पापा ने भिजवाया है, तो तुझे कैसा लगेगा? मनीष जी का ये सवाल अंजलि के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा। बताना अंजलि, क्या तू अपने भाई का ये अपमान बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं पापा, वो यही तो तूने किया है बेटा। उन्होंने तुझे घर से इसलिए नहीं निकाला कि तूने फोन मांगा था, बल्कि इसलिए निकाला क्योंकि तूने उस घर को कभी अपना नहीं माना। अंजलि को समझ में आ गया कि उसकी प्यार और बचपन ने असल में कितनी बड़ी खाई खोद दी थी। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और इस बार उसके आंसुओं में जिद नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा था। पापा, मुझे सच में एहसास नहीं हुआ कि मैं अनजाने में रवि को इतनी ठेस पहुंचा रही थी।
मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने अपना घर खुद ही उजाड़ लिया। पापा अब क्या करूँ? रवि मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गलतियां बच्चों से ही तो होती है बेटा, पर सच्ची समझदारी वो है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। तो रो मत, हम कल ही सुबह तेरे ससुराल चलेंगे। अगली सुबह मनीष जी अंजलि को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। अंजलि डरी हुई थी। हॉल में रवि, सुलोचना जी और रमाकांत जी बैठे हुए थे। समधे जी, मेरी बेटी से नादानी में भूल हो गई। मैंने इसे प्यार बहुत दिया, पर शायद ससुराल में रहने की समझ नहीं दे पाया। मैं आप सबसे इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे मनीष जी, आप हाथ मत छोड़िए। हम तो बस अंजलि से ये चाहते थे कि वो इस घर को भी अपना घर समझे। जब तक ये हमें अपना नहीं मानेंगी, ये रिश्ता कैसे चलेगा? मम्मी जी, मैं अपने बचपने में ये भूल गई थी कि मेरा असली घर अब यही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपको कभी भी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुलोचना जी ने प्यार से अंजलि को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। रवि ने भी अंजलि की तरफ बहुत ही प्यार और गर्व से देखा। अंजलि अब सिर्फ मायके की बेटी नहीं रही थी, वो अब सच में उस घर की एक समझदार और सुलझी हुई बहू बन चुकी थी। नंदिनी की आज पहली रसोई थी। उसने सुबह बहुत ही प्यार से सबके लिए ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा बनाया था। डाइनिंग टेबल पर आदित्य, सरला जी और पड़ोस से मुफ्त का नाश्ता करने आया आदित्य का कजिन पप्पू बैठे थे। नंदिनी उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को हलवा चखते हुए देख रही थी। हलवा बहुत अच्छा है, मीठा भी है, पर क्या? पर नंदिनी, इसमें वो मैजिक नहीं है। मतलब अच्छा है, पर इससे अच्छा तो मेरी मम्मी बनाती है। मम्मी के हलवे में जो सौंधापन होता है ना, वो इसमें नहीं है। अरे और नहीं तो क्या, मेरे बेटे की जुबान पर तो बस मेरे हाथ का स्वाद जो चढ़ा हुआ है। नंदिनी बेटा, तुम्हारे मायके में शायद ऐसे ही सूखा सूखा हलवा बनता होगा, पर हमारे यहाँ ना हलवे में घी तैरना चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी मेरे जैसा बनाना सीख ही जाओगी। एकदम सही कह रही हैं ताई जी। आपके हाथ के हलवे के आगे तो 5 स्टार होटल भी फेल है। भाभी, आप ताई जी से ट्यूशन ले लो कुकिंग की। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान वहीं जम गई। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। इतने प्यार से हलवा बनाया मैंने और ये दोनों माँ बेटी मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। जी मम्मी जी, अगली बार मैं बिल्कुल आप जैसा ही हलवा बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। जब भी हलवा बनाना तो मुझे बुला लेना, मैं चख कर बताऊंगा कि आपने ताई जी की तरह बनाया है कि नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पप्पू ने जमकर हलवा खाया और चला गया। अगले दिन नंदिनी अपने और आदित्य के कमरे में आदित्य की बिखरी हुई अलमारी को सेट कर रही थी। उसने बहुत सलीके से सारी शर्ट्स हैंगर में लगाई थी। तभी आदित्य तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आया और अलमारी खोली। अरे नंदिनी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी डार्क ब्लू शर्ट्स को लाइट ब्लू के साथ क्यों टांग दिया? तो ब्लू के साथ ब्लू ही तो रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है? तुमको अलमारी सेट करनी नहीं आती क्या? मेरी मम्मी हमेशा शेड्स के हिसाब से कलर कोडिंग करके कपड़े रखती थी, और ये मेरे मोजे तुमने दराज में ऐसे ही रख दिए। मम्मी हमेशा उन्हें रोल करके रबर बैंड लगा कर रखती थी। तभी सरला जी हाथ में फोन पकड़े हुए कमरे में आ जाती है। फोन पर कमला से वीडियो कॉल कर रही है। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? सुबह सुबह क्यों परेशान हो रहा है? देखो ना मम्मी, नंदिनी ने मेरी पूरी अलमारी का कबाड़ा कर दिया है। मुझे मेरी कोई चीज मिल ही नहीं रही। अरे नंदिनी बेटा, अगर नहीं आता था तो मुझसे पूछ लेती। मेरे बेटे को बचपन से हर चीज परफेक्ट जगह पर देखने की आदत है। तू हट यहाँ से, मैं अभी सेट कर देती हूँ अपने राजा बेटे की अलमारी। अरे सरला, आजकल की इन पढ़ी लिखी बहुओं को ये सब कहाँ आता है? इन्हें तो बस लैपटॉप पर उंगलियां चलानी आती है। घर संभालना तो बस हम ही जानते हैं। तू ही कर दे बेचारी का काम। राजा बेटा, कलर कोडिंग, रबर बैंड। रुक जाओ आदित्य बाबू, तुम्हारी इस मम्मी मम्मी की रट का ऐसा परमानेंट इलाज करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। अरे नहीं बुआ जी, मैं सीख लूंगी। आप अलमारी कर दीजिए मम्मी जी, मैं आपको देखकर सीख लेती हूँ। हाँ सीख ले, पर एक बात कहो नंदिनी बेटा, कितना भी सीख ले पर मेरे जैसा नहीं कर पाएगी। सरला की बातों ने नंदिनी के मन पर तीर की तरह वार किया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन वो हुआ जिसका नंदिनी इंतजार कर रही थी। सरला जी को कमला के साथ किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। हॉल में सरला जी का बैग रखा था और वो जाने से पहले नंदिनी को निर्देशों की पूरी लिस्ट थमा रही थी।
देख नंदिनी, मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ। मेरे आदित्य का पूरा ध्यान रखना। सुबह उसे अदरक वाली चाय ही देना, इसमें इलायची मत डालना। उसके कपड़े मैं कल रात को ही प्रेस करके अलमारी में रख चुकी हूँ। और हाँ, उसे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, ठीक है? जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका एकदम स्पेशल ध्यान रखूंगी। अब देखते जाइए मम्मी जी, मैं उनका कितना ध्यान रखती हूँ। ये मौका अपने हाथ से मैं जाने नहीं दूंगी। सरला जी कैब में बैठकर चली गई। उनके जाते ही आदित्य सोफे पर ऐसे पसर गया जैसे किसी रियासत का राजा हो। उसने टीवी चालू किया और पैर सेंटर टेबल पर रख दिए। उफ, मम्मी चली गई। अब 3 दिन घर कितना सुना सुना लगेगा। यार नंदिनी, मम्मी के जाने से मेरा मूड ऑफ हो गया है। एक काम करोगी? जी कहिए। तुम ना मस्त सा सूजी का हलवा बनाओ, लेकिन सुनो, बिल्कुल मेरी मम्मी के स्टाइल वाला, वही घी में तैरता हुआ। आज मुझे मम्मी के हाथ के स्वाद की बहुत याद आ रही है। अरे अभी अभी तो मम्मी गई है और आपको अभी से याद आने लगी। हाँ, वो क्या है ना, मैं मम्मी के बिना रह नहीं पाता घर में। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जल्दी से मेरे लिए मम्मी जैसा हलवा बना दो। नंदिनी के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और मजेदार सी मुस्कान आ जाती है। सूजी का हलवा, बिल्कुल। लेकिन आदित्य, पर मैंने तो बचपन से मम्मी जी को हलवा बनाते हुए नहीं देखा ना। और मुझे मेरी मम्मी ने जैसा हलवा बनाना सिखाया है वो आपको पसंद नहीं है। और मैंने तो कभी सीखा ही नहीं कि मम्मी जी स्टाइल का हलवा कैसे बनता है। अरे तो मैं बता दूंगा ना कि वो कैसे बनाती हैं। तुम चलो तो किचन में। अरे बताने से क्या होगा, आपने तो बचपन से अपनी मम्मी को किचन में देखा है, आपको तो सब पता होगा। एक काम करते हैं ना, आज हलवा आप बनाएंगे और मैं आपके पास खड़ी होकर मम्मी का स्टाइल सीखूंगी। चलिए चलिए किचन में चलते हैं। हैं? मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे कहाँ आता है? ओहो, आता कैसे नहीं है? मम्मी का बेटा कौन? आप। बचपन से मम्मी के हलवे का स्वाद किसने चखा है? आपने। तो फिर सबसे बेस्ट हलवा भी तो आप ही बना पाएंगे ना। चलिए, आज हो ही जाए। आदित्य बेमन से और घबराता हुआ किचन में गया। नंदिनी ने उसे कढ़ाई थमा दी और खुद एक कुर्सी खींचकर किचन के दरवाजे पर मजे से बैठ गई। किचन के अंदर का नजारा देखने लायक था। आदित्य एक हाथ में कढ़ाई का हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ में कलछी लिए ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हो। नंदिनी दरवाजे के पास एक कुर्सी खींचकर मजे से बैठी थी और हाथ में सेब खा रही थी। नंदिनी, इसमें घी कितना डालना है? अरे आदित्य, ये भी कोई पूछने की बात है। आपने ही तो कल कहा था कि हमारे यहाँ हलवे में घी तैरना चाहिए। बस डाल दीजिए डब्बा पलटकर, जब तक सूजी तैरने ना लगे। आदित्य ने हड़बड़ाहट में ढेर सारा घी डाल दिया और ऊपर से सूजी उड़ेल दी। गैस की आंच तेज थी। यार नंदिनी, ये तो बहुत उछल रहा है। और और ये काला क्यों हो रहा है? अरे वाह, मम्मी जी के हाथ का वो सौंधापन आ रहा है ना। भूनिए भूनिए, रुकिएगा मत। आप तो बचपन से मम्मी जी को देख रहे हैं, आपको तो सब पता है। कुछ ही मिनटों में किचन में धुआं भर गया और हलवे की जगह कढ़ाई में कोई काली सी चीज चिपक गई। खांसते हुए आदित्य ने गैस बंद की और किसी तरह उस काले हलवे को प्लेट में निकालकर डाइनिंग टेबल पर लाया। वाह आदित्य, दिखने में तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है। चखिए ना, देखिए, आया मम्मी वाला मैजिक। पानी। ये तो पूरा जल गया है। और चीनी तो डाली ही नहीं मैंने। अरे कोई बात नहीं, पहली बार था ना। वैसे भी मम्मी जी के हाथ का स्वाद एकदम से थोड़ी ना आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, कढ़ाई बहुत जल गई है, उसे आप ही धो दीजिएगा, वरना मम्मी जी को पता चल जाएगा कि उनका बेटा फेल हो गया। आदित्य ने रोनी सूरत बनाकर अपनी जली हुई उंगलियों को देखा और फिर बेसिन में पड़ी उस काली कढ़ाई को। अगली सुबह आदित्य नहाकर बाथरूम से बाहर आया और ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालने के लिए अपनी अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलमारी पूरी तरह से खाली थी। नंदिनी, नंदिनी, ये मेरी अलमारी खाली क्यों है? मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कपड़े वो देखिए बेड पर रखे हैं। आदित्य ने मुड़कर देखा। बेड पर उसके सारे कपड़ों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ था। पैंट, शर्ट्स, मोजे, सब एक में मिक्स थे। ये तुमने क्या किया? मेरे सारे प्रेस किए हुए कपड़ों का कबाड़ा कर दिया। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने कबाड़ा नहीं किया आदित्य। आपने ही तो कहा था कि मुझे आपकी अलमारी सेट करनी नहीं आती। मैंने डार्क ब्लू के साथ लाइट ब्लू रख दिया था। मुझे कलर कोडिंग आती नहीं ना। और वो मोज़ों पर रबर बैंड लगाना तो मैंने बचपन से सीखा ही नहीं। अब मेरे मायके में कहाँ होता था ये सब।
तो इसका मतलब तुम सारे कपड़े बाहर फेंक दोगी? फेंके कहाँ हैं, सहेज कर रखे हैं कि आप सेट करेंगे। आप तो बचपन से मम्मी जी के साथ रहे हैं ना, आपने तो मम्मी जी को हर चीज परफेक्ट जगह पर रखते हुए देखा है। तो बस लग जाइए काम पर। मैं यहाँ बैठकर चाय पीती हूँ और देखती हूँ कि मम्मी जी कपड़े की फोल्डिंग कैसे होती है। मैं भी तो सीखूं जरा। यार नंदिनी प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। तुम कोई भी कपड़ा दे दो, मैं पहनकर चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मम्मी जी क्या सोचेंगी कि उनकी बेटी ने बिना कलर कोडिंग के कपड़े पहन लिए। आदित्य को मजबूरन उन कपड़ों के पहाड़ में से अपने ऑफिस के कपड़े ढूंढने पड़े। उसे एक शर्ट और पैंट ढूंढने में 20 मिनट लग गए। ऑफिस के लिए वो लेट हो चुका था, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। ऐसे ही रविवार की दोपहर आदित्य घर पर था और सोच रहा था कि आज नंदिनी से कहकर कुछ अच्छा बनवाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने पप्पू खड़ा था। और भैया क्या हाल है? ताई जी तो है नहीं। मुझे उनके हाथ की चटपटी पाव भाजी की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपके यहाँ ही आ जाओ। भाभी तो बना ही लेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पप्पू भैया, आइए आइए, क्या बात है, आज आपको भी मम्मी जी की याद आ गई। हाँ भाभी, वो ताई जी की पाव भाजी का स्वाद ही कुछ और है। आप बना दो ना आज, बिल्कुल ताई जी के स्टाइल में। अरे पप्पू भैया, मैं कहाँ मम्मी जी जैसा पाव भाजी बना पाऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आदित्य है ना, वो बनाएंगे मम्मी जी जैसी पाव भाजी। उनके हाथों से ही वो स्वाद आ सकता है। आखिर वो बेटे हैं उनके। है? क्या मैं? और नहीं तो क्या, कल ही तो इन्होंने मम्मी जी जैसा सौंधा सौंधा सूजी का हलवा बनाया था। क्यों आदित्य, आज पप्पू भैया के लिए मम्मी के स्टाइल वाली पाव भाजी तो आप ही बनाएंगे ना। बचपन से मम्मी जी को पाव भाजी बनाते आपने ही तो देखा है। अरे क्या बात है भैया, छुपे रुस्तम निकले आप तो। आज तो मैं आपके हाथ की पाव भाजी खा कर जाऊंगा। नंदिनी, मुझे पाव भाजी बनानी नहीं आती। मेरी इज्जत का फालूदा मत निकालो। अरे इज्जत कहाँ निकाल रही हूँ, मैं तो इज्जत बढ़ा रही हूँ। चले किचन में, वरना पप्पू भैया को बता दूंगी कि आपको मम्मी जैसा कुछ नहीं आता। आदित्य के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। पप्पू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे फिर से किचन की तरफ रुख करना पड़ा। यार नंदिनी, ये प्याज बहुत रुला रही है। मैं इसे मोटा मोटा काट दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आदित्य। मम्मी जी तो प्याज एकदम बारीक काटती हैं, जिससे वो भाजी में घुल जाए। थोड़ा और बारीक काटिए। अह, आच! नंदिनी, ये आलू बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे, मम्मी जी भी तो गरम आलू ही छीलती है ना, वो तो कभी शिकायत नहीं करती। कम ऑन, यू कैन डू इट। आदित्य पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी आंखों से प्याज के आंसू बह रहे थे और हाथ आलू की गर्माहट से लाल हो गए थे। भाजी को मैशर से मैश करते करते उसके कंधों में दर्द होने लगा था। भैया, और कितनी देर? पेट में चूहे कूद रहे हैं। रुक जा भुक्कड़, अभी तेरी पाव भाजी बनाता हूँ। बाप रे, नंदिनी ये सब रोज कैसे करती है? और मैं नंदिनी की इतनी बेइज्जती करता हूँ। ये किचन नहीं, टॉर्चर चेंबर है। कुछ कहा आपने आदित्य? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस भाजी तैयार है। आदित्य ने जैसे ही पाव भाजी बनाई, जिसका स्वाद तो ठीक था, लेकिन आदित्य की हालत खराब हो चुकी थी। बाहर बैठकर पप्पू ने तो मजे से पाव भाजी खाई। नंदिनी का मास्टर प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। एक दिन नंदिनी आदित्य से पकौड़े बनवा रही थी, तभी सरला जी और कमला अचानक एक दिन पहले ही वापस आ गई। उन्हें लगा कि वो घर वालों को सरप्राइज देंगी। उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। हॉल में नंदिनी बैठी थी, जो उन्हें देखकर खड़ी हो गई। अरे नंदिनी बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, आदित्य कहाँ है? मम्मी जी, आदित्य तो अंदर किचन में मेरे लिए चाय और पकौड़े बना रहे हैं। क्या? मेरा भतीजा किचन में? हे भगवान सरला, मैंने कहा था ना, ये आजकल की बहुएं बेटों को नौकर बना देती हैं। चल देख अंदर क्या जादू टोना कर दिया है तेरी बहू ने। सरला जी और कमला गुस्से में तमतमाते हुए दबे पांव किचन के दरवाजे तक पहुंची और किचन के अंदर का नजारा और वहां चल रही बातचीत सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। अंदर आदित्य पसीने से लथपथ होकर गैस के सामने खड़ा था। वो एक प्लेट में पकौड़े निकाल रहा था। उफ, ये कुकिंग करना, गर्मी में खड़ा होना, सच में बहुत मुश्किल काम है। मेरे तो पैरों में दर्द हो गया है सिर्फ 1 घंटे में। हाय मेरा बच्चा, क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की। अरे तू क्यों कर रहा है ये सब? नंदिनी से बोल देता, वो कर देती। तब तक नंदिनी वहां आ चुकी थी। अरे मम्मी जी, इसमें क्या कोई कहने की बात है? मैं तो आराम से पकौड़े बनाकर इन्हें खिला सकती हूँ। पर वो क्या है ना, इन्हें बस आपके हाथ का ही स्वाद अच्छा लगता है। हर बात पर रहते हैं, इससे अच्छा तो मेरी मम्मी बनाती है। तो बस मैंने तय किया कि मैं इन्हीं से सब कुछ सीखूंगी।
आखिर ये आपके बेटे हैं और आपके हाथों का स्वाद तो उनके हाथों में आएगा ही और इन्हें भी खाकर अच्छा लगेगा ना। देख रही है सरला कैसे पट्टी पढ़ा रही है हमें। अरे सरला तेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। आदित्य के मुंह से तेरी तारीफ सुन नहीं सकती है ये तो। देखना एक दिन तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। हाँ देखो तो मेरे बच्चे को कितना पसीना आ रहा है। ना ना बेटा तू फिक्र मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं देखती हूँ तुझसे कौन काम करवाता है। अरे सबके हाथों में एक ही स्वाद हो जरूरी थोड़ी है। ये अपनी तरफ से तो अच्छा बनाने की कोशिश कर ही सकती है, पर नहीं, इसने तो मेरे बेटे की चटनी बना कर रखी है। बस यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि हर किसी के हाथों में एक जैसा स्वाद नहीं हो सकता। अरे बस करो आप सब, एक तो गर्मी में पकौड़े तल कर मेरा बुरा हाल हो गया है, ऊपर से आप सब अपनी ही बोले जा रहे हो। आप किसी ने कुछ कहा ना तो मैं ये सारे पकौड़े उसे ही खिलाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। आदित्य का ये कहना था कि सभी चुपचाप वहां से खिसक लिए, क्योंकि आदित्य के बने जले हुए पकौड़े कोई नहीं खाना चाहता था। अगले दिन सुबह 7 बज रहे थे। आदित्य अपने बिस्तर पर आधा नींद में था। नंदिनी मुस्कुराते हुए कमरे में आई। उसके हाथ में आदित्य की सुबह की अदरक वाली चाय का कप था। गुड मॉर्निंग आदित्य, उठ जाइए, आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। आदित्य ने चाय का कप लिया। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थी। उसने चाय की एक गहरी चुस्की ली। सालों की पुरानी आदत और ममाज बॉय वाला वो कीड़ा अचानक फिर से जागने लगा। चाय अच्छी है पर यार नंदिनी, ये मम्मी के हाथ वाली। अचानक नंदिनी की वो मीठी और खतरनाक मुस्कान आदित्य के दिमाग में बिजली की तरह कौन थी। उसे एक पल में सब याद आ गया। आदित्य की नींद एक सेकंड में उड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डरते हुए नंदिनी की तरफ देखा। हाँ आदित्य बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। पर नंदिनी, ये मम्मी के हाथ वाली चाय भी इसके सामने कुछ नहीं है, इतनी अच्छी चाय बनी है। सच में? पर आप तो कह रहे थे कि मम्मी बेस्ट बनाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मी अच्छा बनाती होंगी पर तुम बेस्ट हो। सच कह रहा हूँ नंदिनी, ऐसी चाय तो मैंने दुनिया में आज तक नहीं पी। एकदम कड़क, एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ, मजा आ गया। तुम हर काम में बेस्ट हो। तुम्हारा खाना भी बहुत टेस्टी बनता है और घर तो इतना कमाल का सजा कर रखती हो कि क्या ही बताएं। चलिए, शुक्र है आपको मेरी चाय तो पसंद आई, वरना मैं तो सोच रही थी कि आज लंच में भी मम्मी के स्टाइल वाली राजमा चावल की कुकिंग क्लास लगा दूं आपकी। नहीं मेरी माँ, मेरा मतलब है नहीं मेरी प्यारी नंदिनी, अब मुझे कोई कुकिंग क्लास नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर की मास्टर शेफ तुम ही हो। मैं तो बस काम आ सकता हूँ। आ गई ना कल ठिकाने। राजा बेटे को समझ आ गया कि रानी के बिना इस महल का गुजारा नहीं है। आदित्य सुकून से अपनी चाय पीता है और नंदिनी हंसते हुए कमरे के पर्दे हटाकर खिड़की खोल देती है। खिड़की से आती सुबह की ताजी धूप उस कमरे को रोशन कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे नंदिनी की समझदारी ने इस परिवार के रिश्तों में एक नई और खूबसूरत रोशनी भर दी थी।